एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। एलईडी लाइटिंग का कारोबार है कंपनी का काफ़ी बड़ा, और कंपनी 2-3 और प्रोडक्ट सेगमेंट में है, उस पर बातचीत करेंगे। बेसिक जानकारी मैं आपको पहले दे दूं कि कंपनी का इशू आज से खुल गया है, यानी 6 जून से 8 जून तक खुला रहेगा ये। प्राइस बैंड 270 से 285 रुपये के बीच रखा गया है। इशू साइज 607 करोड़ का है प्रिसाइसली, जिसमें से 350 करोड़ के फ्रेश इशू है, बाकी 257 करोड़ का ओएफएस है। कुल 2 करोड़ 10 लाख शेयर्स इशू किए गए, जिसमें 90 लाख शेयर जो है क्यूआईबी के लिए थे। शेयर होल्डिंग इस इशू के बाद जो प्रमोटर्स की बचेगी वो 72.5%। ये अच्छा है कि बाद में वो झंझट नहीं कि 75% वाला रूल फॉलो करना है। और पोस्ट लिस्टिंग हायर बैंड पर अगर हम लें या रेंज को लें हम, तो इम्प्लाइड मार्केट कैप 2100 से 2200 करोड़ के बीच में करीब बैठेगा। तो ये है बिल्कुल बेसिक जो आपको अभी तत्काल जानना है इशू के बारे में। लेकिन अब इसके डीप में हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरदीप सिंह जी और साथ ही डायरेक्टर संजीत सिंह जी। आप दोनों लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर, और बहुत शुभकामनाएं आपको मार्केट में आने के लिए। धन्यवाद जी। हरदीप सर, IQ सही प्रोनाउंस है ना आपकी कंपनी का नाम? IQ इज द परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ओके, तो IQ क्या करती है एग्जैक्टली और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है सर, ये बताइए हरदीप सर। IQ में हम लोग लाइटिंग कर रहे हैं, एज वेल एज हम ABS पाइप्स करते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर सिस्टम्स करते हैं, रेफ्रिजरेशन लाइटिंग करते हैं, और अब LED मॉड्यूल भी बनाना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो मोटे तौर पर LED लाइटिंग का जो है बड़ा कामकाज है, और लगभग हर तरीके की LED लाइटिंग, और प्रीमियम सेगमेंट की जो बड़ी फैंसी और बड़ी बड़ी तरह तरह की आती है सर, वही वाली ना सब कुछ LED का? वो हम नहीं, शेडलेयर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम नहीं बनाते। वो हम स्पॉट हाई एंड स्पॉटलाइट्स हैं, और रेफ्रिजरेशन लाइट्स हैं, आपके कमर्शियल लाइटिंग है, ये चीजें है। प्लस हम रिक्रिएशन व्हीकल है, USA की मार्केट, उसके लिए हम उसको की इंडोर और आउटडोर लाइट्स। ओके हरदीप सर, ये जो अलग अलग आपने हमें प्रोडक्ट बताए, अब मुझे इसका रेवेन्यू ब्रेकअप बताइए कि किस प्रोडक्ट से आपकी कितनी कमाई होती है परसेंटेज टर्म में? परसेंटेज वाइज संजीत संजीत जी। हाँ जी, हमारे जैसे ये मेन 3-4 वर्टिकल हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। जैसे एक हमारा फिलिप्स का ODM लाइटिंग डिवीजन है, जो हम फिलिप्स के लिए ODM प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइट्स में। उसके अलावा एक हमारा वर्टिकल है जहाँ पे हम रेफ्रिजरेशन लाइट्स और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स के लिए। उसके अलावा एक वर्टिकल है जहाँ हम कमर्शियल लाइटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन स्टोर रिटेल लाइटिंग के लिए। फिर हमारा एक्सपोर्ट यूनिट है, वहाँ पे भी हमारे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना के मेनली US मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा एक्सपोर्ट यूनिट में ही एक RV सेक्टर है, रिक्रिएशनल व्हीकल्स के नाम से, जहाँ पे हम ये लाइटिंग प्रोडक्ट्स, ABS पाइप, सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर्स, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं US की एक्सपोर्ट मार्केट, रिक्रिएशनल व्हीकल्स की मार्केट के लिए। तो अगर मैं एक आईडिया के लिए आपको रेवेन्यू ब्रेकअप इस तरीके से दे सकता हूँ कि हमारा जो ODM डिवीजन है, जो हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइटिंग स्पेस का, वो करीब 50% के आसपास है। और बाकी जो हमारे वर्टिकल्स हैं, जो अभी हम ये कुछ पिछले 5-6 सालों में हमने शुरू किए हैं, जो बाकी आपको मैंने वर्टिकल्स के बारे में बताया, रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो उन वर्टिकल से जनरेट होता है। तो ये जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि जो आपकी जो लाइटिंग बिजनेस है, खास तौर पे LED लाइटिंग वाला, मैक्सिमम रेवेन्यू इससे आता है। हालांकि वो हो सकता है कि एकदम लेटेस्ट ना लेके चल रहा हूँ, उनका मानना था कि 3/4 रेवेन्यू आपका इसी सेगमेंट से आता है, बाकी 25% में बाकी सारे हैं। लेकिन अगर आपका भी मैं मान लूँ करंट 9 मंथ को लेते हुए, और आप कह रहे हैं कि एक कंपनी जो फिलिप्स है जिसके लिए आप ज़्यादातर बनाते हैं, राइट सर? हाँ जी। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये जो फिलिप्स है, इसके अलावा तो कोई क्लाइंट आपका है नहीं इस बड़ा में, तो क्या ये एक बहुत ही क्लाइंट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नहीं है कि एक ही क्लाइंट और एक ही प्रोडक्ट पे आप पूरा बिजनेस आपका ज्यादातर डिपेंड है? एक प्रोडक्ट नहीं है, हम तकरीबन 500-550 प्रोडक्ट बनाते हैं उनके, और ये 12 साल का हमारा हेल्थी रिलेशनशिप है, जो आगे हम और इसको और मेच्योर लेवल पर लेके जाएंगे। और हमारा फोकस ये है कि हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट
cheapest price at the best quality, ये हमारा। तो हमारा जैसे आपने ओडीएम डिवीजन में फिलिप्स का नाम लिया, तो फिलिप्स एक हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमेशा से रहा है। उसके अलावा जो हमारे बाकी वर्टिकल्स हैं, उसमें हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। जैसे अगर मैं आपको जो रेफ्रिजरेशन और इन स्टोर की बात कर रहा था, उसमें हमारे काफी वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें भी काफी हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से ये हम डाइवर्सिफिकेशन अपने इसमें करते जा रहे हैं। हरदीप जी, आपका जो जो दूसरा आप कह रहे हैं रेफ्रिजरेशन, लाइटिंग, एवीएस, इसका वैल्यू टर्म में कितना रेवेन्यू होगा? वैल्यू टोटल इस टाइम जो है, जैसे सब संजीव जी ने आपको बताया, 50% हमारा वो है और बाकी 50% ये है। 25% जो है, 25 से 30% हमारा लाइटिंग को लेके है, 20% के करीब दूसरा अदर प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, मेरा सवाल सर वही था, क्योंकि 50% रेवेन्यू एक प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। एक कस्टमर से आ रहा है, एक प्रोडक्ट से नहीं आ रहा। एक कस्टमर से आपका मोर देन 50% रेवेन्यू आ रहा है सर, राइट? अच्छा, ये जो आईपीओ से आप पैसे जुटाएंगे सर, इसका इस्तेमाल बताइए सर। हरदीप जी, आप बताइए सर। इसका जो आईपीओ से जो पैसे आएंगे, इसमें बेसिकली प्राइमरी का जो अमाउंट है 350 करोड़ करीब जो अमाउंट है, उसमें से जो हमने केपेक्स प्लान किया हुआ है करीब 230 से 235 करोड़ का हमने केपेक्स प्लान किया हुआ है, जिसमें से करीब 105 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। हमारा एक सब्सिडरी है आईक्यू सॉल्यूशंस के नाम से, 100% ओन्ड बाय आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड। तो वहां पे हमारा एक 5 एकड़ का लैंड है, जहां पे 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टावर्स हम लेके आ रहे हैं। पहला जो टावर है करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का, वो बिल्डिंग तकरीबन तैयार है, अभी ऑलमोस्ट रेडी है, और पोस्ट आईपीओ हम उसमें प्लांट एंड मशीनरी करेंगे। तो ये 105 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा, और करीब 100 करोड़ जो है वो हमारा प्लान है अपना प्लांट एंड मशीनरी की तरफ। और वो प्लांट एंड मशीनरी में भी हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जिनमें हमने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है कि कितना अमाउंट फिक्सचर की तरफ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग टूल रूम, और कितना ड्राइवर की तरफ, कितना कुछ लाइंस की तरफ। तो इस तरीके से हमारा सारा केपेक्स प्लान है। ये नया प्लांट आपका कहाँ, नोएडा में आ रहा है कहीं पे? हाँ जी, नोएडा सेक्टर 156। नोएडा सेक्टर 156 में ये नया प्लांट है, जिसमें रफली 200 करोड़ रुपये आप सारा मिला के करता हूँ उसमें खर्च होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आप रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं, वो कहाँ से करते हैं और उसकी कॉस्ट कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली जो रॉ मटेरियल हमारा जो सोर्सिंग सारा रहता है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जो इसमें यूटिलाइज होते हैं। जैसे प्लास्टिक है एक कंपोनेंट, एल्यूमिनियम है। तो ये प्लास्टिक और एल्यूमिनियम तो हम रॉ मटेरियल लेके सारे प्रोडक्ट्स अपने इन हाउस बनाते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, आईसीज हो गए, चिप्स हो गए। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी फिलहाल इंडिया में नहीं बनते, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो जो इंपोर्ट वाले कंपोनेंट्स हैं, वो हम अभी फिलहाल कुछ 3-4 देशों से मिलके इंपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 50%। तो वो तकरीबन अभी हमारा 48% के आसपास जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट है। बाकी जो मटेरियल है जो इंडिया में बन सकता है, वो सारा हम इंडिया में बना रहे हैं इन हाउस। ओके, मतलब रफली 50% आप स्पेशली चिप ये आप इंपोर्ट करके लेके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट सर। हरदीप सर, ये बताइए कि ये जो आपकी मार्जिन पिक्चर है ना, एक्चुअली ये B2C से बेटर है। ये बार बार मेरे मन में सवाल आया जब मैं पढ़ रहा था कि आप B2B सेगमेंट में हैं, लेकिन आप मार्जिन इतने हाई कमांड कर रहे हैं 22-23% के, जबकि आप 50% रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं, प्राइसिंग पे, सप्लाई पे। कैसे हो रहा है ये मुझे समझाइए जरा। सर, ये जो, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे वैल्यू इंजीनियरिंग ऐसी करते हैं, जो कॉस्टिंग जो है हमारी, हम उसमें कंट्रोल करते हैं। क्योंकि ये सारे जो अदर देन हमारे फिलिप्स के प्रोडक्ट हैं, उनमें हमारी वैल्यू इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा होती है। और एक्सपोर्ट में, बिकॉज हमारे पास अभी तक टैक्स फ्री था, अभी वी आर इन टैक्स फ्री जोन SEZ में, तो वो एक हमारा बढ़ने का, आमदन बढ़ने का कारण वही है, क्योंकि इनकम टैक्स वहां पर नहीं है। और अभी कुछ साल पहले तक क्या था कि हम काफी सारे ऐसे प्रोसेसेस और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पहले हम सारी चीजें ऑलमोस्ट बाहर से सोर्स करते थे और उनको असेंबल करते थे।
बट अभी तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले से हमने ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सारा प्रोसेस शुरू किया और इसमें धीरे धीरे करते करते हम अपने सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस करने शुरू कर दिए। तो जो प्रॉफिट मार्जिन्स पहले थर्ड पार्टी सप्लायर्स और इधर उधर जा रहे थे, एक तो वो हमारे सिस्टम में आने शुरू हुए, प्लस क्वालिटी कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल, वो सारा कंट्रोल हम अपने हाथ में लेके आ सके। ओके, इसलिए देखिए इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन वो मतलब 9-10% से ज़्यादा तो हाईएस्ट कोई कर ही नहीं पा रहा, और आप 23 करें, ये कमेंडेबल है। अच्छा, ये जो एलईडी वाला सेगमेंट है संजीत जी, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, एडॉप्शन बहुत बढ़ रहा है, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई, और ढेर सारी ऑर्गेनाइज सब तरह कंपनियाँ काम करती हैं, तो इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो कमोडिटाइज हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जो एलईडी वाला आपका है ये संजीत जी? नीरज जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा, अगर आप प्रोडक्ट बास्केट, हमारे जो वर्टिकल्स आप देखेंगे, जो भी हम जिन वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, हम कोई भी ऐसा कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं बना रहे किसी भी वर्टिकल में। चाहे आप ओडीएम डिवीजन ले लो, हमारे सारे प्रोडक्ट्स खैर ओडीएम है। तो अगर हाई एंड होम डेकोरेटिव लाइटिंग की बात करूं, या मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूं, या एक्सपोर्ट मार्केट की बात करूं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं है, बहुत नीश प्रोडक्ट्स हैं। और हम बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, हम एक कस्टमाइजेशन एट अ स्केल वाला काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स हम फटाफट मार्केट में लेके आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट मिक्स को एक बारी ध्यान से समझेंगे, जो वर्टिकल्स हैं आप उनको समझेंगे, तो आप जरूर ये रियलाइज कर पाएंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो करते ही नहीं है। हम वी आर अ डिजाइन ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर, जिसकी वजह से फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड वो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, और हम वो इसी बदौलत नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते रहते हैं। और सेगमेंट वाइज हमारे प्रॉफिट याद है, सपोज जो हम किसी बड़े ब्रांड के लिए जो काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे प्रॉफिट्स थोड़े कम है, बाकी जो हमारा B2B बिजनेस और है उसमें थोड़े से प्रॉफिट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिफाइड है, तो तभी आपको जब कंसोलिडेटेड में आते हैं तो प्रॉफिट आपको वैसा दिखता है। प्रदीप जी, फिर मेरा बहुत लॉजिकल सवाल बनता है कि अगर आपकी डिजाइनिंग में इतनी एक्सपर्टाइज है, इतना बढ़िया आपके रिसर्च सब कुछ आप अलग कर लेते हैं, तो फिर अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च कर दीजिए। सर वो ये क्वेश्चन नहीं सर, दैट इज नॉट अवर कप ऑफ टी। सर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि क्लाइंट कहेगा अच्छा आपने शुरू कर दिया। हमारे क्लाइंट्स के साथ रिलेशन ऐसे हैं, मतलब इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप more than 10 years, so we want to grow more those relationship into हमारा काम क्या है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे पे हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, वी शुड बी लाइक जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है चाइना वन, वी विल इन कैश दैट। सो मेन फोकस ये कि चाइना वन, बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइसिंग विद द बेटर डिलीवरी टाइम, सो दीज आर द मेन कंसेप्ट जिसके पीछे हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। ओके संजीत जी, एक सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि जो रन रेट है आपका 22-23% का रेवेन्यू का, मार्जिन इतनी शानदार, प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा इससे भी अच्छी है, आप नई यूनिट भी लेके आ रहे हैं, क्या उनका भी रन रेट ऐसा होगा और आप इसको मेंटेन कर पाएंगे आने वाले समय में? सर अभी ये क्वेश्चन हमारे से बार बार आया है, बट हमारे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस सवाल का जवाब देने के लिए, बट वी कैन फिर आगे बता दीजिए सर, एकदम मतलब ऐसे अंदाज से हम लोग समझ लेंगे, इन्वेस्टर मेरा जान जाएगा। हम खेल रहे हैं, हम खेलते रहेंगे, हमें काम करना है, अच्छे प्रोडक्ट बनाना है, अच्छी प्राइस पे बनाना है, और मार्केट की नीड्स को ध्यान रखते हुए बनाना है। सो दिस इज आवर मिशन। बट हमारा मानना है कि जो अभी हम मार्जिन्स वगैरह जो मार्जिन प्रोफाइल में है, आगे जाते हुए हम उनको सस्टेन कर पाएंगे। जिस तरीके के हमारे डाइवर्स वर्टिकल्स हैं, डाइवर्स क्लाइंट रेंज है और मार्केट्स हैं, तो हम उनको हमारा मानना है उनको जरूर सस्टेन करना, क्योंकि एवरेज आउट करके हम उस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, वो मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, ये जो रेफ्रिजरेशन वाला बल्ब, ये जो फ्रिज के अंदर लगा था वही वाला है ना सर? सर बल्ब नहीं है, हम कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा पेप्सी और कोक के फ्रिजेस पे जो एलईडी बार लगी होती है, ड्राइवर होते हैं, उनके
कूलर लगे होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। ओके अजय, जो ये मान लीजिए खराब होता है, इसकी कंप्लेंट किससे करनी है? आपसे करनी है, फिलिप्स से? तो ये फिलिप्स को नहीं देते हम, ये जब भी नहीं, मेरे घर में तो कमर्शियली आएगा, लेकिन अब या इनडायरेक्टली आया, लेकिन मुझे पता है कि ये बनाती कंपनी आईक्यू है। नहीं सर। अच्छा, एक ठीक है, तो ऐसे ही लाइटली भी पूछ रहा था। और ये कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स एकदम अलग हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। ये हाँ। वो प्रोडक्ट्स नहीं है। ये जो आप तकरीबन जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स और इन सब के जो मार्केट रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। ओके संजीव जी, एक चीज़ बताइए मुझे, चूंकि आपने एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, यूएस में खास तौर पे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये बिजनेस जो है ना, मतलब इसको स्पिरिट में समझिएगा, जो क्वांटम अभी आपका है उस पर इस तरह की ग्रोथ बहुत पॉसिबल होती, कई लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक तो वो ग्रोथ रन रेट, दूसरा नेक्स्ट लेग क्या है आपके लिए ग्रोथ का, जिसको सुन के इन्वेस्टर को लगे कि ये कंपनी अगले 10 साल में कहाँ खड़ी होगी? इसमें अगर आप देखेंगे हमारे जो काफी अभी मेजॉरिटी ऑफ वर्टिकल्स जो हैं, हाँ। वो जो मैंने बताया वो 5-6 साल पुराने, कुछ 2 साल पुराने, कुछ 3 साल पुराने हैं। और उसमें जिस तरीके का, जैसे हरदीप जी ने बताया, जो चाइना प्लस वन वाला मोमेंटम है, जिसकी वजह से कोविड के बाद काफी बड़ा बूस्ट मिल रहा है स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में, और हम भी उसको बहुत अच्छे लेवल पे कैप्चर कर रहे हैं। एक तो हमारा कोविड से पहले काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है यूएस मार्केट का, उनके सर्टिफिकेशंस, उन सब चीजों का। तो ये जो नए वर्टिकल्स हैं ये अभी काफी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं, और आगे जाने में भी हमें वो मोमेंटम अभी दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये मोमेंटम जरूर बरकरार रहेगा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। क्योंकि वो कंपनियां अभी चाइना से ले रही हैं और दे आर लुकिंग फॉर चाइना वन, जिसका हम अपनी जो टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी और प्राइसिंग से हम उसको मेंटेन करेंगे। सर, एक आपके लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा चाहिए भी आपको, लेकिन लास्ट 2 ईयर से आपके उसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका नेगेटिव है, क्यों ऐसा? अगर मतलब ये लास्ट 2 साल मेनली जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रही कोविड की, हाँ। जो आई डोंट थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था कि दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है आज के टाइम पर। बट जब सिचुएशन आई और उसकी वजह से जैसे हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, उनका लीड टाइम अचानक से 4 से 6 हफ्ते से बढ़ के करीब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक चला गया था कुछ कंपोनेंट्स का लीड टाइम। तो वहां उन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग करने में जो सिचुएशन बनी, उसके हिसाब से हमें काफी कंपोनेंट्स एडिशनल प्रोक्योर करने पड़े कि अगर सपोज एक तरीके का जो सेमीकंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में है, तो हमें दूसरा सेमीकंडक्टर लेना पड़ा, उसके हिसाब से नया डिजाइन बनाना पड़ा। तो वो हम मानते हैं कि हमारी वो एक स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से हमने बीइंग एन ओडीएम कॉन्स्टेंटली हम उन डिजाइन्स को इवॉल्व होते गए विद टाइम, जैसे जैसे मिलते गए, और उसी के बेसिस पे हम अपनी रेवेन्यू को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्टिकल्स तो इनफैक्ट हमारे कोविड में भी हम ग्रो कर पाए हैं। उसका सिर्फ कारण यही था कि हम बीइंग एन ओडीएम इजीली इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर सके। बट गोइंग फॉरवर्ड, अब जब सिचुएशन कोविड से हम जैसे जैसे ये विश्व भर बाहर निकलता जा रहा है, तो उस हिसाब से अब हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। और अगर मैं फर्स्ट 9 मंथ्स FY23 की बात करूं तो हमने ऑलरेडी पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकाला है, और आगे भी ये ट्रेंड अब चलता जाएगा, बिकॉज हमने अब मल्टीपल डिजाइन्स, मल्टीपल ऑप्शंस, इन सब पे काम कर लिया है आगे के लिए। और उसका हमें एडवांटेज मिला, मतलब जो हमारे पास इन्वेंट्री थी उसका हमें एडवांटेज ये मिला कि हमारे पास रॉ मटेरियल था, जहां लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे पास एक्सेस मटेरियल था। ओके, हरदीप जी, संजीत जी, बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छी लिस्टिंग के लिए। स्टॉक जो हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिवली वैल्यूएशन वाइज चीपर है दूसरे लिस्टेड प्लेयर के सामने। आप भी पढ़िए, देखिए, समझिए इसको, और हम लोग देखते हैं इसकी कैसे लिस्टिंग होती है, उसके बाद फिर एक बार हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है पढ़ने लिखने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट।